हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। ये रहेगा पार्ट 1। ओके, और इससे रिलेटेड आपका जो क्वेश्चंस है वो बहुत बनते हैं और ये कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। ओके, और अगर अभी तक आप लोगों ने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन यू कैन सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो ताकि आपको मेरे अपकमिंग वीडियोस का टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके। तो हम स्टार्ट करते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 को। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, जिसको हम लोग भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 भी बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। जो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसका काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्लेस रहता है हमारे कंट्री के मर्केंटाइल लॉ में। ठीक है, हर सिटीज़न को, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे प्रोफेशनल हो या डॉक्टर, टीचर, हर किसी को ये इफ़ेक्ट करता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, यानी कि हम इसे अपनी डे टू डे लाइफ में भी इसका इम्पैक्ट देख सकते हैं। तो ये वाला जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमें राइट्स भी देता है और हमारे ऊपर कुछ क्या लगाता है, ऑब्लिगेशंस भी, यानी कि ये हमें कानून संबंधी कुछ कर्तव्य और कुछ अधिकार ये दोनों ही देता है। ठीक है, अच्छा, ये वाला जो एक्ट है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इसका कमर्शियल सेक्टर में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है, क्योंकि आपको पता है हमारी जो भी बिज़नेस एक्टिविटीज़ होती हैं, कमर्शियल एक्टिविटी, वो इस एक्ट पे काफ़ी डिपेंडेंट रहती हैं। क्योंकि अगर लॉ और ऑर्डर रखना है हमें अपने बिज़नेस और इंडस्ट्रियल सेक्टर में, तो ये इम्पॉर्टेंट है कि कॉन्ट्रैक्ट्स जो भी किए गए हैं उनका प्रॉपर अच्छे से पालन किया जाए। ठीक है, और जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो इस चीज़ को ऑब्लिगेटरी कहता है कि जो भी, अगर मान लो कोई कॉन्ट्रैक्ट को अपने पूरा नहीं करता है तो उस चीज़ को भी क्या है, गलत माना जाएगा। ओके, तो आप लोगों ने ये चीज़ ध्यान रखनी है। और उसके बाद हम करते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो, यानी कि ये वाला एक्ट कब हुआ था, स्टार्ट हुआ था। तो सेक्शन 1 जो है, आपको सेक्शंस भी थोड़े बहुत लर्न करने हैं साथ के साथ। सेक्शन 1 जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, वो ये कहता है कि इस एक्ट का नेम होगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, यानी कि भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872, और ये एप्लीकेबल होगा एंटायर कंट्री, पूरे कंट्री में। अब तो जम्मू और कश्मीर को भी इंक्लूड कर लिया गया है पूरी कंट्री के लिए। ठीक है, और ये एक्ट एनेक्टेड किया गया था बाय द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ इंडिया ऑन 25 अप्रैल 1872। ठीक है, यानी कि भारतीय संसद ने इसको 25 अप्रैल 1872 को पास किया था। और ये लागू कब से हुआ था, कब फोर्स में आया था, 1 सितंबर 1872। ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है एक्ट में जानना, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ओके, अब हम बात करते हैं डिवीज़न ऑफ द एक्ट की, यानी कि ये जो अधिनियम है उसका विभाजन कैसे किया गया। अगर हम स्टार्टिंग की बात करें तो इस एक्ट का बहुत वाइड स्कोप था। ठीक है, इसमें ना ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट वगैरह और ये जो आपका इंडियन सेल ऑफ गुड्स एक्ट है ये भी इसमें इंक्लूडेड थे। लेकिन अब क्या है, ऐसा नहीं है, ये अलग से एक्ट्स बन गए हैं। तो अभी आपको ये फिगर दिखेगी, आपको पता चलेगा कि पहले कैसे था ये एक्ट, क्या क्या इंक्लूड करता था और अब इसमें क्या क्या है। ओके, अगर हम बात करें ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, जो पुराना था हमारा, उसमें क्या क्या थे सेक्शंस आपको बताया गया। बेसिक प्रिंसिपल्स हमारे आते थे जो 1 to 75 सेक्शंस में, वो अभी भी वही हैं। ठीक है, पहले ना इसमें सेक्शन 76 to 123 में सेल ऑफ गुड्स एक्ट होता था, लेकिन अब नहीं है इसमें, वो चीज़ ध्यान रखना क्योंकि ये अलग से एक एक्ट बन गया है। अब जो है इंडैमनिटी एंड गारंटी, यानी कि जो हमारा क्षतिपूर्ति और गारंटी वाला, वो कब आता था, सेक्शन 124 to 147, वो अभी भी है। ओके, पहले बेलमेंट सेक्शंस होते थे 148 to 181, ओके, वो अभी भी हैं। उसके बाद एजेंसी सेक्शन थे 182 to 238, ये आप लोगों को पता होने चाहिए आपकी नॉलेज के लिए। ठीक है, वो अभी भी हैं। लेकिन मेन चीज़ आप लोगों ने देखा होगा कि जो पार्टनरशिप एक्ट था पहले, उसके सेक्शन 239 to 266 होते थे इसमें, लेकिन वो अब नहीं है। तो यानी कि अगर हम ऑन द होल बात करें तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट और सेल ऑफ गुड्स एक्ट और पार्टनरशिप एक्ट को इसमें से क्या कर दिया गया है, निकाल दिया गया है, क्योंकि वो अलग से अपने फुल फ्लेज्ड एक्ट्स बन चुके हैं। ओके, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है क्या क्या इसका डिवीज़न है।
अब हम बात करेंगे कुछ फंडामेंटल डेफिनेशंस की जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये वाले टर्म्स ना आपकी आगे यूज़ होंगे इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। ओके, जो ये डेफिनेशंस वगैरह हैं फंडामेंटल टर्म्स, वो कौन से सेक्शन में दी गई हैं? सेक्शन 2 में, आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं फर्स्ट जो प्रपोजल, देखो लाइन वाइज है ना, सेक्शन तो 2 है, उसका पार्ट कौन सा है? ए। तो आपने याद रखना है, सेक्शंस आप लोगों के लिए जानना ज़रूरी है, ठीक है। प्रपोजल, जिसको हम लोग प्रस्ताव भी बोलते हैं हिंदी में, ये कहता है कि जब एक पर्सन, ठीक है, कोई भी पर्सन दूसरे पर्सन को किसी काम को करने, यानी कि काम को करने, विलिंगनेस टू डू और एब्सटेन, कि एक तो कार्य को करने या ना करने के विषय में, ठीक है, वो उसको क्या करता है, उस दूसरे पर्सन का क्या लेना चाहता है? सहमति लेना चाहता है, यानी कि एक टाइप का वो उसको ऑफर कर रहा है, तो इसको हम लोग प्रपोजल बोलते हैं। इसका सेक्शन है 2, इसका पार्ट है ए, तो आप लोगों ने ध्यान रखना है। इसके एग्जाम्पल आप लोगों ने साथ के साथ बताने हैं, जैसे अनिल जो है कृष्ण को कहता है, अब यहाँ पे अनिल प्रपोजल दे रहा है कृष्ण को कि वो उसका स्कूटर परचेज करना चाहता है 5000 में, तो इसको हम बोलेंगे कि अनिल किसको प्रपोजल दे रहा है? कृष्ण को। ओके, उसके बाद है एक्सेप्टेंस एंड प्रॉमिस, यानी कि इसमें क्या आएगा? स्वीकृति एवं वचन। अब एक्सेप्टेंस किस में आएगा? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2B ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जब जिस पर्सन को, जैसे मान लो अनिल ने जो यहाँ कृष्ण को क्या दिया? प्रपोजल दिया, तो अगर वो अपना असेंट दे देता है, यानी कि इस चीज़ को वो क्या कर लेता है? सहमति दे देता है, तो हम प्रपोजल को एक्सेप्टेड मानते हैं। और जब प्रपोजल एक्सेप्टेड बन जाता है तो ये एक प्रॉमिस कहलाता है, ठीक है। पहले प्रपोजल था, जब एक्सेप्ट हो गया तो वो प्रॉमिस बन जाता है। जैसे कि अभी आपको यहाँ पहले वाले एग्जाम्पल से रिलेटेड, अगर कृष्ण कहता है हाँ मैं अपना स्कूटर तुम्हें 5000 में सेल करने के लिए रेडी हूँ, तो ये माना जाएगा कि अनिल का जो प्रपोजल है वो एक्सेप्ट कर लिया है कृष्ण ने। ओके, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसी। प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसी कौन से सेक्शन में आएंगे? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2C, ध्यान रखना, ठीक है। प्रॉमिसर कौन होता है? जो पर्सन क्या कर रहा है? प्रपोजल दे रहा है। जैसे इसमें क्या था फर्स्ट एग्जाम्पल में? अनिल। ओके, प्रपोजर, प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसी, यानी कि इसको हम वचनदाता और प्रॉमिसी को वचन गृहीता कहते हैं। प्रॉमिसर वचनदाता यानी कि अनिल हो गया, और पर्सन एक्सेप्टिंग द प्रपोजल उसको प्रॉमिसी कहते हैं। ओके, उसके बाद है कंसीडरेशन, ये आता है सेक्शन 2D में। ध्यान रखना, कंसीडरेशन किस में आता है? सेक्शन 2D में आता है। और इसका क्या है? व्हेन एट द डिज़ायर ऑफ द प्रॉमिसर, यानी कि जो हमारा प्रॉमिसर, ठीक है, जैसे अनिल है ना, अब उसकी मान ली बात प्रॉमिसी ने, तो अब यहाँ पर क्या है, इसमें अब आप समझेंगे एग्जाम्पल से। जैसे अनिल ने बोला कि कृष्ण का स्कूटर जो है वो 5000 में खरीद लेता है, तो अब कंसीडरेशन अनिल के लिए क्या है? स्कूटर, क्योंकि उसको क्या मिल गया? स्कूटर मिल गया। और कृष्ण के लिए क्या है? 5000। समझ आ गया? जो एक दूसरे के लिए, जैसे अब स्कूटर किसको मिला है? यहाँ पर अनिल को मिला, तो वो उसके लिए कंसीडरेशन हो गया। और जो कृष्ण है उसके लिए क्या होगी? स्कूटर उसने दिया, उसकी जगह उसको क्या मिले? 5000, ठीक है। यानी कि अनिल के जो 5000 दिए उसके बदले उसको स्कूटर मिल रहा है, और कृष्ण को क्या मिल रहे हैं? 5000। तो आप लोगों ने ये बताना है। एक और आपको एग्जाम्पल दिया गया है, देखो मान लो ए जो है वो बी को प्रॉमिस करता है कि वो उसके साथ कंपटीशन में नहीं आएगा 5 सालों के लिए। देखो नहीं आएगा, मैंने आपको बताया कि कुछ करने के लिए या कुछ ना करने के लिए प्रपोजल दिया जाता है। तो यहाँ पे ए ने बी को प्रॉमिस किया है कि वो 5 सालों तक उसके साथ कंपटीशन में नहीं आएगा अगर बी उसको 1 लाख रुपए देता है, ठीक है। और बी कहता है हाँ मैं तुम्हें दे दूंगा। तो अब बी के लिए क्या कॉन्सिडरेशन है कि कंपटीशन फ्री मार्केट मिल गया उसको 5 सालों के लिए, और ए को उसकी जगह 1 लाख मिल गया, ये आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टर्म है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट कौन से सेक्शन में डिफाइन है? सेक्शन 2E में। ओके, ये क्या बोलता है एग्रीमेंट? एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। यही देखो, अब प्रॉमिस हुए, फिर कंसिडरेशन डिसाइड हो गया, तो इन्हीं को हम लोग बोलते हैं एग्रीमेंट, ठीक है। यानी कि जैसे अनिल ने प्रॉमिस किया कि वो अपना स्कूटर सेल करेगा 5000 में कृष्ण को, और कृष्ण भी कहता है कि मैं जो है तुम्हें, अनिल को कहता है कि मैं तुम्हें ये अमाउंट दूंगा, तो इसकी वजह से ये जो बोथ द प्रॉमिसेस हैं ये क्या हो जाएंगे? एग्रीमेंट हो जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद जो है
नेक्स्ट है रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। देखो एग्रीमेंट को हम लोग ठहराव भी बोलते हैं जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं। उसके बाद आता है हमारा रेसिप्रोकल प्रोमिसेस यानी कि पारस्परिक वचन। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2F में हम बताएंगे कि प्रोमिसेस जो एक दूसरे के लिए कॉन्सिडरेशन का पार्ट बन जाते हैं, मतलब कॉन्सिडरेशन बोल रहे हैं ना, विच फॉर्म द कंसिडरेशन और पार्ट ऑफ द कॉन्सिडरेशन फॉर ईच अदर, इनको हम रेसिप्रोकल प्रोमिसेस कहते हैं। क्योंकि एक दूसरे से प्रॉमिस कर दिया ना, उसने बोला कि मैं तुम्हें स्कूटर दूंगा, उसने बोला मैं तुम्हें 5000 दूंगा, तो ये रेसिप्रोकल आपस में उन्होंने क्या कर दिए, प्रॉमिस यानी कि पारस्परिक वचन। उसके बाद आता है वॉइड एग्रीमेंट। वॉइड एग्रीमेंट किस में डिफाइन है, सेक्शन 2G में। वॉइड एग्रीमेंट ऐसा एग्रीमेंट है जो हम नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ, यानी कि जो राज नियम द्वारा परिवर्तनीय नहीं कराया जा सकता, यानी कि नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ। अब इसमें क्या है कि जैसे मान लो निशांत जो है मतलब प्रॉमिस कर रहा है हिज बीलव्ड नेहा, या आप वैसे भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि मतलब कोई भी ऐसा प्रॉमिस करना जिसको पूरा ही नहीं कर पाएंगे, है ना। अब आपको जैसे एग्जांपल दिया है, इसमें ऐसा है जिसमें हम पूरा ही नहीं कर पाएंगे, तो ये एक टाइप का काल्पनिक है। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अब कोर्ट में थोड़ा ना जा सकते हैं इस चीज़ के लिए, तो ये हमारा वॉइड एग्रीमेंट हो जाएगा। उसके बाद है देखिए आप लोग वॉइड एग्रीमेंट, ठीक है, वॉइड एग्रीमेंट हो गया। उसके बाद है कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ऐसा एग्रीमेंट जो एनफोर्सिएबल बाय लॉ हो, यानी कि कानून जिसको सपोर्ट करता हो, वो होता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग अनुबंध बोलते हैं, एग्रीमेंट को हम लोग ठहराव बोलते हैं। उसके बाद आता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट यानी कि व्यर्थनीय अनुबंध। व्यर्थनीय अनुबंध क्या होता है, जो कि एक जो मान लो दो पार्टीज हैं, ठीक है, एक पार्टी के लिए तो वो एनफोर्सिएबल बाय लॉ है, ठीक है, यानी कि जो ठहराव केवल एक या अधिक पक्षकारों की इच्छा का ही परिवर्तनीय होता है लेकिन दूसरों पर नहीं। ये एग्जाम्पल से आपको समझ आएगा। जैसे अहमद ना क्या परचेज करना चाहता है, एक यंग हेल्दी हॉर्स बाबू से परचेज करना चाहता है। बाबू का बिजनेस है हॉर्स ट्रेडिंग का, ठीक है। अब लेकिन उसने बोल दिया था कि मुझे हेल्दी हॉर्स चाहिए, लेकिन बाबू उसको सेल कर देता है अहमद को एक ओल्ड सिक हॉर्स, ठीक है, यानी कि बीमार घोड़ा अहमद को बेचता है वो, और कहता है कि ये बहुत यंग और हेल्दी है। तो अब यहाँ पे देखिए चीट कर रहा है ना बाबू, उसको धोखा दे रहा है अहमद को, है ना, चीटिंग कर रहा है उसके साथ। तो यहाँ पर आप ये देखिए अहमद जो है एग्रीव्ड पार्टी है, यानी कि पीड़ित पक्षकार है, ठीक है, और यहाँ पर उसके पास राइट है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ सकता है, क्योंकि उसने पहले ही बोला था उसे हेल्दी हॉर्स चाहिए। तो वॉइडेबल किसकी तरफ से हो सकता है, अहमद की तरफ से, ओके। उसके बाद आता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का हमारा सेक्शन कौन सा है, सेक्शन 2J, ओके। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का कौन सा सेक्शन है, 2J। अब देखिए एक वॉइड एग्रीमेंट पड़ा, अब वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में क्या है कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी एनफोर्सिएबल, यानी कि जो अब एनफोर्सिएबल नहीं किया जा सकता बाय लॉ, ओके। जब स्टार्टिंग में देखो मान लो अब यहाँ पे क्या है कि जैसे इसका ये वाला एग्जांपल दो, प्रताप जो है एक स्कल्पचर है, ओके, जैसे वो लोग बनाते हैं ना पिक्चर्स वगैरह, स्टैचू वगैरह, ये है, ठीक है। उसने क्या किया, बोला कि मतलब वो उसने बोला कि वो बाबू के लिए स्टैचू बनाएगा और 10,000 में, लेकिन आफ्टर सम डेज प्रताप का एक्सीडेंट हो गया और उसके हाथ ही चले गए। अब हाथ ही चले गए तो वो स्टैचू कैसे बनाएगा, ठीक है, क्योंकि वो हाथों से वही चीज़ करता था, तो अब पॉसिबल ही नहीं है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट जब उसके हाथ चले गए, अब वो क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, ओके। उसके बाद है प्लेंटिफ। प्लेंटिफ को हम लोग वादी भी बोलते हैं। ये वो पर्सन है जो कि सूट केस फाइल करता है, ठीक है, किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध जो है मुकदमा चलाता है, वो होता है प्लेंटिफ। और डिफेंडेंट वो होता है जिसके अगेंस्ट, जिसके विरुद्ध जो है वाद प्रस्तुत किया जाता है, जिसके अगेंस्ट। जैसे मान लो ए ने बी के अगेंस्ट केस किया, तो ए यहाँ पे हमारा प्लेंटिफ हो जाएगा और बी डिफेंडेंट यानी कि प्रतिवादी हो जाए। प्रॉब्लम आती है तो आप लोग पूछ सकते हो, ओके। थैंक यू सो मच।